मच व्यूअर्स। आपके लिए तो चलो हम तो लड़के हैं, हमारा तो चलो गुजारा हो जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इतने माशाल्लाह कमेंट्स आए और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी। प्रॉपर वीडियो में इस चीज़ का जिक्र करना ज़रूरी था, सिर्फ कमेंट्स के ज़रिए जवाब देना मेरे ख्याल में नाकाफ़ी है। मैं सब दोस्तों को, सब भाइयों को, सबको अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस इंफॉर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एपिसोड 627, बाकी सब हिंदी में है, मास्टर चाहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, शम्स सत श्री अकाल। एक बार फिर खान। आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की इन्हें मैंने कहानी देखा है के क्राइम एपिसोड पेट्रोल में। में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कई अपने करियर के दौरान कम से कम 3-4 केसेस ऐसे हुए जब मीडिया में बड़ी सुर्खियां बनी पुनर्जन्म को लेकर, रीबर्थ को लेकर। मुझे याद है यूपी का एक किस्सा था, दिल्ली का था, एक एमपी का था, जिसमें कई दिनों तक हुआ कि कोई बच्चा पैदा हुआ या बच्ची थी और अचानक वो अपने पुनर्जन्म के किस्से बताने लगती, अपने माँ बाप के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, घर के बारे में, कपड़ों गहने के बारे में। तो इनको लेके बहुत सारी बातें हुई और ऐसी कुछ खबरें मैंने भी कवर की। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा। जैसे एक तो क्राइम में ही था कि एक बच्चे ने बताया कि मेरा किस तरीके से कत्ल हुआ था और कातिल कौन है। हालांकि कोर्ट में फिर बाद में वो साबित नहीं हो पाया। तो पुनर्जन्म की कहानियां भरी पड़ी हैं अपने देश में। लेकिन ऐसी कोई पुनर्जन्म की कहानी कभी आपने सुनी है जो सच के सबसे ज्यादा करीब है? बहुत इंटरेस्टिंग यार। यहाँ तक की बात चलिए थोड़ा किनारे रखते हैं। सनसनी फील हो रही है। एक ऐसी पुनर्जन्म की कहानी जिसकी मतलब पड़ताल के लिए खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आगे आना पड़ा। और ऐसी कहानी जिसमें महात्मा गांधी ने उस वक्त एक कमेटी बनाई 15 लोगों की, 15 नामचीन लोगों की, जिनमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लॉयर, मीडिया के लोग, डॉक्टर, और इन सारे लोगों को कमेटी बनाकर ये कहा गया, गांधी जी ने कहा कि आप पता कीजिए कि इस पुनर्जन्म की कहानी में सच्चाई कितनी है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पुनर्जन्म की अगर कोई कहानी सबसे सच के करीब है तो वो ये कहानी है जिसे आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुनने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि पुनर्जन्म की ये कहानी सच्चाई के कितने करीब है। कहानी शुरू होती है 8 जनवरी 1902, 8 जैन 1902 मथुरा के एक गांव में चतुर्भुज नाम के एक शख्स के घर एक बच्ची का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है लुगदी। माँ बाप ठीक ठाक है, बच्ची की परवरिश होती है। और 1902 की बात है, उस वक्त शादियाँ बड़ी जल्दी हो जाया करती। तो 1902 में लुगदी का जन्म होता है और करीब 10 साल बाद, जब उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, यानी कि 1912 में लुगदी की शादी मथुरा में रहने वाले ही एक कपड़ा के कारोबारी के साथ पहले कर दी जाती, जमाने में, जिनका नाम था केदारनाथ चौबे। सिर्फ 10 साल की उम्र में लुगदी की शादी थी। केदारनाथ चौबे की ये दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया, उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद घर वालों को कहने पर उन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी शादी लुगदी से की, जो 10 साल की उस वक्त एक बच्ची थी। बाद में फिर गौना होता है, विदाई होती है, लुगदी ससुराल आ जाती है मथुरा में और मथुरा में रहने लगती है। वक्त बीतता है, धीरे धीरे लुगदी अब बड़ी होती जाती है। इसके बाद 1924 के आसपास 1924 में लुगदी पहली बार प्रेग्नेंट होती है। अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डिलीवरी के दौरान बच्चा मरा हुआ पैदा होता। वो बच्ची थी और इस तरीके से लुगदी की तबीयत खराब हुई, लेकिन वो ठीक हो गई, वापस घर आ जाती। तो पहली बार गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई, लेकिन बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। वक्त बीतता है। इसके बाद सितंबर 25 1925 25 सितंबर 1925 को लुगदी दूसरे बच्चे को जन्म देती है। इस बार बच्चा ठीक ठाक था और घर वाले परेशान थे। पहला बच्चा चूंकि मुर्दा पैदा हुआ तो डरे हुए थे, इसलिए इस बार उसे मथुरा की जगह आगरा ले जाते हैं और वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में लुगदी की डिलीवरी कराई जाती है।
तो 25 सितंबर 1925 को, उस वक्त लुगदी की उम्र करीब 23 साल थी, क्योंकि 1902 में पैदा हुई और 1925 में उसने बेटे को एक जन्म दिया। बेटा ठीक ठाक था, लेकिन डिलीवरी के बाद लुगदी की तबीयत बिगड़ गई। करीब 9 दिन तक वो हॉस्पिटल में रही और बच्चे के जन्म के 9 दिन बाद 4 अक्टूबर 1925 सुबह 10 बजे आगरा के हॉस्पिटल में लुगदी की मौत हो जाती। सिर्फ 23 साल की उम्र में लुगदी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। केदारनाथ चौबे की ये दूसरी पत्नी थी जिसका देहांत हो गया। बच्चे को अब पाला पोसा जाता है, नवनीत लाल उसका नाम रखा जाता है। इस दौरान में लुगदी ने अपने बेटे को सिर्फ एक बार देखा था, जन्म के बाद। उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई तो उसे अलग रखा गया, बच्चे को अलग रखा गया, तो वो देख नहीं पाई। उसे एक बार मिली थी अपने बेटे से। तो अक्टूबर 1925 में लुगदी की मौत हो जाती है। परिवार के ऊपर एक और गम टूटता है। केदारनाथ चौबे की दूसरी पत्नी का देहांत हो चुका है। वक्त बीतता है। पूरे 1 साल 10 महीने और 7 दिन, 1 ईयर 10 मंथ एंड 7 डेज के बाद 11 दिसंबर 1926, 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के एक इलाके में बाबूरंग बहादुर माथुर नाम के एक शख्स के घर में कितने एक साल? बच्ची का जन्म होता है। 26 लुगदी की मौत के 25 1 साल मनी थी, 26 10 महीने और 7 दिन बाद मथुरा से करीब 125 किलोमीटर दूर दिल्ली में बाबूरंग बहादुर माथुर के घर एक बच्ची का जन्म हुआ। इस बच्ची का नाम रखा गया शांति देवी। घर वाले खुश थे, शांति का जन्म हुआ था। धीरे धीरे वक्त बीतता है। शांति करीब 4 साल की हो जाती है, लेकिन वो 4 साल तक बेहद खामोश रहती है, कोई बात नहीं करती, बहुत कम बोलती है। बट जैसे ही वो 4 साल पूरा करती है, उसके बाद अचानक वो बोलना शुरू करती है और बेतहाशा बोलती है। लेकिन घर वाले तब चौंकते हैं जब वो देखते हैं कि जो शांति जो बातचीत कर रही है, उसकी जुबान, उसकी बोली, उसकी भाषा में मथुरा की बोली और भाषा की झलक है। अब बाबूरंग के घर का कोई सदस्य, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला मथुरा में नहीं रहता, न वो लोग कभी मथुरा गए। अब उनके घर में एक बेटी है और जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल है और वो मथुरा की भाषा बोल रही है, मथुरा की बोली बोल रही है। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। फिर उन्हें लगा चलो हो सकता है कुछ बच्चों में ऐसा होता है। लेकिन यह कहानी यहाँ से शुरू हुई। अब इसके बाद जैसे जैसे शांति की उम्र बढ़ रही है, करीब वो 5-6 साल की हो गई, अचानक उसने घर में बोलना शुरू किया कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा ये घर नहीं है जहाँ पे आप लोगों ने मुझे रखा है। मेरा असली घर मथुरा में है। मथुरा में मेरी पूरी फैमिली है, मेरा एक पति है, मेरा एक बेटा है, अच्छा। मेरे सास ससुर हैं। घर वालों को लगा कि पता नहीं ये बच्ची क्या कैसे बोल रही है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन वो जिद पकड़े रहती थी, वो उसे समझाते साल की थे, बच्ची। पर वो यही चीजें बोलती रहती। यहाँ तक कि अब वो जिद ये पकड़ने लगी कि मुझे मथुरा ले चलो, मेरे असली घर में ले चलो, मेरे पति के पास ले चलो, मेरे बच्चे के पास ले चलो। घर वाले जब उसकी ये डेली की चीज हो गई, उन्हें लगा कि ये भूल नहीं रही, तो उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उन्होंने बाकायदा साइकेट्रिस्ट को दिखाया, फिजिशियन को दिखाया और बोला कि ये बच्ची है जो अचानक मथुरा की जुबान बोलती है, मथुरा की भाषा बोलती है, कहती है मेरी शादी हो चुकी, मेरा एक पति है, मथुरा में मेरा घर है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। वो ये भी बताती है कि मेरा एक बेटा और उससे पहले एक और बच्चे को मैंने जन्म दिया था, लेकिन वो मुर्दा पैदा हुआ। तो जब फिजिशियन के उसको सामने ले जाया गया, उसके माँ बाप ले गए शांति को, तो फिजिशियन ने पूछा कि अच्छा बताओ तुम पहला कैसा बच्चे कैसा मुर्दा हुआ। उस वक्त उसने बताया जिस तरीके से कि वो बच्चा सर्जरी के जरिए पैदा हुआ और उम्र 6 साल की एक बच्ची, सर्जरी और बच्चे की पैदाइश और जन्म को लेकर जो एक परिपक्व माँ बता सकती है, वो सारी चीजें धारा प्रवाह उसने उस डॉक्टर को बताना शुरू कर दी कि वो इस तरीके से हॉस्पिटल गई, ऐसे ऐसे उसकी डिलीवरी हुई, ऐसे वो मुर्दा था, फिर मैं बीमार पड़ी, फिर मैंने दूसरे बेटे को ऐसे जन्म लिया, वो भी ऑपरेशन के जरिए पैदा हुआ। तो सर्जरी, ऑपरेशन और डिलीवरी की जो बारीक से बारीक जानकारी थी, वो 6 साल की शांति उस डॉक्टर, उस फिजिशियन के सामने बैठकर कह रही थी और डॉक्टर खुद हैरान हो गए। उसे भी समझ में नहीं आया ये है क्या। घर वाले ले आए, उन्होंने एवं झाड़ फूक सब कुछ कराया उस दौर में, बट शांति ने जिद नहीं छोड़ी। ये उसका घर नहीं है, मथुरा घर है। इसी दौरान में वक्त बीतता रहा, घर वाले परेशान थे।
और यहाँ तक कि वो घर के बारे में सब कुछ, कि मेरा घर वहाँ पे एक द्वारकाधीश टेम्पल है, उसके सामने है, घर में मेरे एक कुआं है, मैंने कुछ पैसे अपने कमरे में छुपा रखे हैं। और फिर उसने बोलना शुरू किया कि जो मेरा पति है, मेरा पति बहुत गोरा है, उसके बाएं गाल पे एक मस्सा है बड़ा सा, और वो रीडिंग ग्लास यानी पढ़ने वाले चश्मा लगाता है, पहनता है। अब वो अपने पति के हुलिया और सब कुछ बता रही थी, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि मेरे पति का नाम क्या है। उससे घर वालों ने पूछा, जब भी नाम पूछते तो वो शर्मा जाती, लेकिन नाम नहीं बताते। अब याद रखिए, उस दौर में हमारे देश में पत्नियां अक्सर पति का नाम नहीं लिया करती थी। तो शायद एक ये चीज भी थी, क्योंकि लुगदी की जब शादी हुई थी तब भी उसने कभी अपनी पति का नाम नहीं लिया था। तो यहाँ दिल्ली में उसके घर वाले उससे पूछते, कहते चलो हम मान लेते हैं तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा परिवार है, पर अपने पति का नाम तो बताओ। तुम भूलिया बताती हो, चश्मा पहनता है, गोरा है, बाएं गाल पे मस्सा है, तुम्हारा एक बेटा है। तो कहती नाम नहीं बताऊंगी, और वो शर्मा जाती, कहती मैं नाम ले ही नहीं सकती। घर वाले परेशान होने शुरू हो गए। इसी दौरान में एक बाबू बिशन चंद, जो कि शांति के पिता के दूर के रिश्तेदार थे, उन तक ये बात पहुंची। वो दिल्ली में ही दरियागंज में रामजस स्कूल है, एक बड़ा मशहूर। तो दरियागंज के उस रामजस स्कूल में वो पढ़ाते थे, टीचर थे। तो शांति के जो पिता हैं बाबूरंग बहादुर माथुर, वो बड़े परेशान, वो उन्होंने इनसे जिक्र किया बाबू बिशन चंद से कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी जो शांति है, वो लगातार 4 साल से लेकर अब तक 2-3 साल बीत गए, वो जिद नहीं छोड़ रही है, मथुरा जाने की जिद करती है और ये पूछती है। अच्छा, इस दौरान ये हुआ कि एक बार, वो बहुत बार जब उसने रिक्वेस्ट किया, घर वालों ने उसको नहीं जाने दिया। एक बार वो घर से भाग गई। घर वाले बड़े परेशान, उन्हें लगा मथुरा भागी है, तो उसे ढूंढते रहे, लेकिन खैर वो दिल्ली में ही मिल गई। लेकिन भागी थी मथुरा जाने के लिए अकेली, एक 6 साल की बच्ची, लेकिन उसे पकड़ कर ले आया। और उसके बाद ही घर वाले ज्यादा परेशान हो गए कि पता नहीं आगे क्या होगा। और इसी सिलसिले में बाबू बिशन चंद से उन्होंने संपर्क किया और कहा कि ऐसे ऐसे ये बातें कर रही है। अच्छा, इस दौरान में जब स्कूल में उसका एडमिशन कराया गया, तो बच्चों के साथ भी मथुरा की भाषा में ही बात करती थी। वो भी हंसते थे कि ये दिल्ली में पता नहीं क्या जुबान बोल रही है। तो बाबू बिशन चंद ने कहा ठीक है मैं बात करता हूं। उन्होंने शांति को अकेले में बुलाया और बात की, और उसको एक लालच दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुमको मथुरा जाना है, अपने पति के पास जाना है, तुम अपने पति का नाम बता दो, मैं वादा करता हूं तुमको मथुरा तुम्हारे पति के घर ले चलूंगा। शांति उनकी बातों में आ जाती, समझ रहा है, जो उसे लगता है कि चलो कोई तो है जो मुझे मेरे पति तक पहुंचाएगा। उसके बाद वो अपने पति का पहली बार मुंह से नाम लेती है और बाबू चंद को नाम बताती है। कहती है कि मेरे पति का नाम केदारनाथ चौबे है, और मुझे मथुरा में सब चौबाइन कहकर बुलाया करते थे। बाबू चंद को नाम पता चला। उसने ये भी बताया था द्वारकाधीश टेम्पल के ठीक सामने दुकान है और वहीं पे घर है, तो सारा लोकेशन बताया। तो जब नाम वाम पता चला, तो बाबू बिशन चंद ने एक लेटर लिखा। अच्छा, उस जमाने में मोहल्ले में नाम हो और आपका घर हो जहाँ पे, तो आसानी से जगहों के नाम से पहुंचता था, डाकिया डाक पहुंचा देता था, मुश्किल नहीं होती थी। तो उन्होंने एक लेटर लिखा, केदारनाथ चौबे, द्वारकाधीश मंदिर के सामने दुकान ये, और वो लेटर पोस्ट कर दिया। और उस लेटर में उन्होंने लिखा कि एक ऐसे ऐसे बच्ची है शांति, जो अपने पुनर्जन्म की बातें बता रही है, और वो कहती है कि आप उसके पति हैं, और उसने ये चीज़ें बताई हैं कि घर में एक कुआं है, द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने दुकान है, कपड़े का दुकान है, घर है, पूरी डिटेल, आपका एक भाई है, उसका एक बेटा है, एक बच्ची पैदा हुई थी, वो मुर्दा पैदा हुई थी। तो ये कितना सच है, ये लेटर पोस्ट कर दिया। लेटर मिलता है केदारनाथ चौबे को मथुरा में। वो लेटर खोलते हैं, पढ़ते हैं और हैरान हो जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इस लेटर में जो कुछ लिखा था शांति देवी के हवाले से, वो पूरा का पूरा सच था। अनबिलीवेबल, बिल्कुल। इधर हालात ये बदल गए थे कि लुगदी की मौत के बाद केदारनाथ चौबे ने तीसरी शादी कर ली। तीसरी शादी कर चुके थे। पहली बीवी तो मर चुकी थी, तभी उन्होंने लुगदी से की। लुगदी की भी मौत हो गई, तो उन्होंने तीसरी शादी की। तीसरी शादी करने के बाद अब ये लेटर उन्हें मिलता है। पढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि ये जो भी है, ये बहुत सारी वो चीजें हैं जो किसी को मालूम नहीं, लेकिन शांति देवी बता रही है, तो क्या करूं। इस लेटर को पढ़ने के बाद केदारनाथ चौबे ये फैसला करते हैं कि वो खुद तो नहीं जाएंगे, लेकिन अपने कजन को भेजेंगे, एक चाचा के बेटे को, कि जाकर वो मिले शांति से दिल्ली में और पता करे कि वाकई सच्चाई है क्या। तो उनका जो कजन थे पंडित कांजीलाल
मथुरा से दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने के बाद वो मिलते हैं बाबू बिशन चंद से। बाबू बिशन चंद उनको लेकर शांति के घर पहुंचते हैं। शांति देवी के घर पहुंचने के बाद कांजीलाल को यह कहकर मिलाया जाता है कि ये केदारनाथ चौबे तुम्हारे पति शांति, और उस वक्त शांति की उम्र थी करीब 7 साल। तो केदारनाथ ने अपने कजिन को दिल्ली भेजा। उस कजिन को लेकर घर वाले शांति के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये लोग ये हैं केदारनाथ चौबे जिनको तुम अपना पति बताती हो। शांति देवी देखती है कांजीलाल की तरफ, मुस्कुराती है और शर्माती है। तो पूछते हैं घर वाले कि तुम शर्मा क्यों रहे हो? तो कहती है कि ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे पति के भाई हो जाते होंगे। ये सुनते ही पूरे घर वाले मतलब चौंक उठते हैं। उसके बाद ये तय हो जाता है कि वाकई ये सही कह रही है। कांजीलाल कहती है, जो बताते हैं कि मैं तो वाकई कसम, कैसे पता, लेकिन शांति देवी को कैसे पता? अनबिलीवेबल। अब यहाँ से कहानी घूमनी शुरू होती है। कांजीलाल फिर बैठ के बहुत देर तक शांति से बात करते हैं और शांति सारी चीजें बताती है। उस वक्त की कदम थी जो कि मिली थी लुगदी के तौर पर। तो हर वो चीज, चाहे वो घर के सामान हो, घर के कपड़े हो, गहने हो, क्या पहनती थी, क्या खाते थे, क्या पसंद था, दुकान कहाँ थी, कब कहाँ गई, वो धार्मिक थी, उसने कई तीर्थ स्थान पे भी गई थी, उन सारी चीजों के बारे में शांति देवी कांजीलाल को बता देती है। कांजीलाल बिल्कुल ही एक तरह से पागल होता है कि ये वाकई वो चीजें हैं जो लुगदी को पता थी। वो वहां से वापस भागते हैं मथुरा, और मथुरा जाने के बाद केदारनाथ चौबे से कहते हैं कि मैं जिस बच्ची से मिल के आया हूँ और उसने जो कुछ बताया है सचमुच वो पुनर्जन्म है और वो लुगदी ही है। ये सुनने के बाद अब केदारनाथ चौबे के मन में भी एक अजीब सी हलचल उठती है कि वो चल के उससे मिले। आखिर कौन है जो सब कुछ जानती है और जो दावा कर रही है कि वो उनके पिछले जन्म की पत्नी है। इसी के बाद 12 नवंबर 1935, 12 नवंबर 1935 को केदारनाथ चौबे अपने बेटे नवनीत लाल और अपनी मां तीनों को लेकर दिल्ली पहुंचते हैं मथुरा से। मथुरा आने के बाद ये लोग शांति देवी के घर पहुंचते हैं। शांति देवी के घर पहुंचने के बाद अब इन्हें मिलाया जाता है और इस बार फिर झूठ बोला जाता है शांति से। केदारनाथ चौबे सामने खड़े हैं। अच्छा। और शांति से कहा जाता है कि ये तुम्हारे पति के बड़े भाई। इस बार शांति देवी पूरी तरह से शर्मा जाती है। शर्माने के बाद नजरें नीची कर वो कहती है अपने माँ बाप से कि नहीं, यही मेरे पति, यही केदारनाथ चौबे, और मैं इनकी चौबाई, ये मेरा बेटा है और ये मेरा बेटा है। अब सारे लोग फिर सिहर उठते हैं। तब केदारनाथ चौबे पूछते हैं कि ये बताओ, जब तुम्हारा बेटा पैदा हुआ था तब मुश्किल से तुमने एक बार देखा, तो कैसे उसने पहचाना? जब जन्म ही लिया, और अभी जब ये मिलने के लिए आया तब उसकी उम्र करीब 10 साल हो गई थी, तो तुमने कैसे पहचाना कि ये तुम्हारा बेटा है? उसने कहा, माँ हूं, जन्म दिया है। 7 साल की एक बच्ची कह रही है, मुझे देखते ही एहसास हो गया था कि ये मेरा बेटा है। और कमाल ये देखिए कि 1935 में जब नवनीत लाल 10 साल का था, जब ये मिला शांति देवी से और शांति देवी का जो अपना बेटा बता रही थी, तब खुद शांति देवी की उम्र 9 साल थी। 9 साल की उम्र में पहली बार केदारनाथ चौबे उसके सामने खड़ा और उसने कहा ये मेरे पति हैं। और नवनीत लाल जिसकी उम्र 10 साल, वो बता रही है कि ये मेरा बेटा है। इसके बाद बहुत सारी बातें होती। क्योंकि केदारनाथ अपनी माँ के साथ आए थे, जो शांति देवी के हिसाब से उनकी सास है, तो उसके बाद उनके घर वाले कहते हैं कि चलिए आप लोग खाना बनाते हैं, खाना खाइए। तो शांति देवी कहती है कि खाना आज क्या बनेगा? कहती है मेरी सास और मेरे पति को क्या पसंद है, और वो चीजें बताती है, आलू के पराठे, इसके अलावा घिया की सब्जी, वो जो सब्जी और रोटी और ये सारी चीजें बताती है, वो सारे फिर चौंक उठते हैं, क्योंकि केदारनाथ चौबे और उनकी माँ को वही चीजें पसंद थी जो शांति देवी बनाने के लिए कह रही थी। इसके बाद इतना ही नहीं, वो अपनी माँ से कहती कि मेरे पास जितने खिलौने मेरे रखे हुए सब उठा कर ले आओ, मुझे अपने बेटे को देने हैं। फिर वो खिलौने मंगाती है। इसके बाद ये लोग खाना वाना खाते हैं। अब रात को जाने का वक्त आता है।
केदारनाथ चौबे घर वालों से इजाजत लेकर कहते हैं कि शांति देवी जो से कुछ हस्बैंड अकेले वाइफ में के बात दरमियान जो करें। बात होती है, वो उसे अलग से ले जाते हैं। फिर उससे वो अपने संबंधों के बारे में बातचीत करते हैं, एक पति पत्नी के तौर पर। शांति देवी हर उस संबंध के बारे में जानकारी देती है जो शायद उन दोनों के अलावा तीसरे किसी को नहीं मालूम था। और इसी बातचीत के दौरान शांति देवी पहली बार नाराज होती है, एक 9 साल की बच्ची, और कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था 1925 में मेरे मरने से पहले कि मेरी मौत के बाद आप तीसरी शादी नहीं करेंगे। आपने किया था कि नहीं? उसने कहा हाँ किया था। तो बोला फिर आपने वादा क्यों तोड़ा, आपने तीसरी शादी क्यों की? तब केदारनाथ चौबे अपनी पत्नी को भी लेकर आए थे शांति देवी से मिलने, और उसने इशारा करके कहा कि फिर आपने इनसे शादी क्यों की? इसके अलावा आपने कुछ और वादे किए थे, आपने वो भी पूरा नहीं किया। ये सारी बातें होने के बाद केदारनाथ बाहर आते हैं, शांति देवी के माँ बाप को बताते हैं कि ये वो बातें हैं जो सिर्फ मैं और लुगदी के बीच की थी, शांति देवी तक कैसे पहुंची मुझे नहीं मालूम। तीसरी शादी जो लेकिन छोटी बच्ची थी, इनसे मुलाकात के बाद शांति देवी नाराज थी अपने पति से, क्योंकि उन्होंने तीसरी शादी की। इसके बाद अब रात को विदाई का वक्त था, इन लोगों को वापस मथुरा जाना था। शांति देवी रो पड़ी, घर से जिद करने लगी घर वालों से कि मुझे अपने पति और अपने बेटे के साथ मथुरा जाना है। बड़ी मुश्किल से घर वालों ने रोका, समझाया। इसके बाद केदारनाथ अपनी पत्नी, माँ और बेटे को लेकर वापस मथुरा चले गए। इनके जाने के बाद पहली बार ये कहानी मथुरा के एक न्यूज़पेपर में छपती और फिर दिल्ली में छपती और फिर धीरे धीरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में पुनर्जन्म की ये कहानी एक कहानी के तौर पर लोगों के सामने रखी जाती है। और ये वो सारी चीजें थी, जो सारे फैक्ट जो शांति देवी बता रही थी वो सब सही हो रहा था। ये मीडिया में इस कदर ये कहानी छपती है कि उस वक्त महात्मा गांधी जी के कानों तक भी शांति देवी की कहानी आती है। इसके बाद वो शांति देवी को अपने आश्रम में बुलाते हैं और उससे बातचीत करते हैं, उसके से पूरी कहानी सुनते हैं, पूछते हैं, और वो सारी चीजें जो उसने बताई गांधी जी खुद सुनते हैं। अब वहां पे कई बात ये थी कि नहीं ये पुनर्जन्म नहीं हो सकता है, कुछ और चीजें हो सकती हैं। गांधी जी फिर कहते हैं, फैसला लेते हैं कि शांति देवी और लुगदी एक ही है, ये पुनर्जन्म है कि नहीं है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। और इसके बाद गांधी जी के कहने पर 15 लोगों की एक टीम बनाई जाती है, जिसमें उस वक्त के देश के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वकील, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, कुछ मैगजीन के एडिटर्स, ये सारे लोग शामिल होते हैं। गांधी जी का कहना यह था कि इस बच्ची का सच पता करो कि कितनी सच है। इसी के बाद ये पूरी टीम 35 हो गया। 24 नवंबर 1935, 24 नवंबर 1935 को फैसला करती है कि ये शांति देवी को अपने साथ लेकर मथुरा जाएगी, और जो जो शांति देवी ने अब तक बताया उसकी पुष्टि करेगी। 24 नवंबर 1935 को गांधी जी की बनाई 15 सदस्यीय टीम शांति देवी को अपने साथ दिल्ली से ट्रेन में बिठाकर मथुरा के लिए निकलती है। इत्तेफाक से ट्रेन लेट थी, ये लेट पहुंचती है, और रास्ते में शांति देवी एक ही बात कर रही थी कि अब हम लोग बहुत लेट पहुंचेंगे, मंदिर का पट बंद हो जाएगा, मंदिर का पट बंद हो जाएगा। अच्छा, ये वो चीज थी जो मथुरा की लोकल भाषा में बोली जाती थी, मतलब गेट बंद हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। कमेटी के लोग भी हैरान परेशान। फिर उन्होंने पूछा उससे रास्ते में कि अच्छा एक बात बताओ, हम तुम्हें स्टेशन से उतार कर अगर कमाल यार घर जाना हो तो तुम्हें घर का रास्ता याद है? शांति देवी ने कहा स्टेशन से है तो दूर, लेकिन मुझे याद है। घर चलो। हाँ। ठीक है। ट्रेन मथुरा के स्टेशन पे रुकती है, 15 सदस्यीय टीम शांति देवी के साथ उतरती है। ट्रेन पे काफी स्टेशन पे भीड़ थी। इसी दौरान उस भीड़ में एक शख्स खड़ा था। इसी बीच में इधर कमेटी के लोग पूछते हैं कि तू क्या मथुरा आ गए, तो तुम तो बहुत सारे लोगों को जानती होगी, तो इनमें से किसी को पहचानती हो? वो बोल रहे थे, तभी उस भीड़ में एक शख्स की तरफ शांति देवी आगे बढ़ती, जबकि वो अभी बच्ची है, और करीब जाकर सीधे पैर छूती है। अब सारे कमेटी के लोग हैरान कि ये क्या है। अच्छा। तो पूछा कौन है, तुम इन्हें जानती हो? बोली हाँ मैं जानती हूँ, ये मेरे जेठ, मेरे पति के बड़े भाई। अब जैसे ही ये बताया, कमेटी की टीम ने उनसे पूछा कि आप कौन है, तो उसने बोला हाँ मैं केदारनाथ चौबे का भाई। अब वो सारे लोग दंग। इसके बाद वो टीम बाहर आती है, एक तांगा करती है, और तांगे वाले से कहती है कि ये जो बच्ची जिधर जिधर जिस रास्ते से कहेगी आपको ले जाना है, आप रास्ता नहीं बताओगे। अच्छा, उन्हें पता भी नहीं था कहाँ जाना है। अब कमेटी के कुछ लोग एक तांगे में बैठते हैं, कुछ पीछे के तांगे में, तांगा चल पड़ता है। पूरे रास्ते शांति देवी रास्ता बताती है।
और बताते बताते आखिरकार वो तांगा को जाकर जहाँ रुकवाती है वो वही कैसे द्वारकाधीश possible है धाम यार? टेम्पल मैं था सोच रही हूँ। जिसके सामने उसका घर था। पहली जब वो बार उतरती आई है थी। तो पता चलता है कि केदारनाथ चौबे का घर यही है। शांति देवी पहली बार मथुरा पैदा होने के बाद आई थी, लेकिन जिस रास्ते से लेकर आई थी वो रास्ता बिल्कुल सही था। अब इसके बाद वो घर में जाती है, सभी को पहचानती है जिनसे नहीं मिली। फिर लोग पूछते हैं कि यहाँ तुमने बताया था कि एक कुआं है घर के आंगन। उसने कहा, वो भागती है, देखती है, लेकिन कुआं दिखाई नहीं देता। तो कहती है यहाँ तो कुआं था। अच्छा, तब केदारनाथ चौबे सामने आता है और उसी आंगन से एक बड़ा सा पत्थर हटाता है। उस कुएं को पत्थर से ढक दिया गया था और उस पत्थर के नीचे सचमुच कुआं था। उसने बताया, मैं इसी कुएं के पानी से नहाया करती थी। फिर उससे पूछा गया कि अच्छा ये बताओ यहाँ वॉशरूम किधर है, शौचालय किधर है। उसने वो भी बताया। फिर उसने कहा तुमने कुछ पैसे छुपाने की बात कही थी। उसने बोला हाँ, कमेटी के लोगों को लेकर वो दूसरी मंजिल पर पहुंचती है अपने बेडरूम में जहां वो रहती थी लुगदी के तौर पर, और वहां पे एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था। फ्लावर पॉट हटाया। उसने कहा मैंने इसी के नीचे पैसे छुपाए जमीन के अंदर। वहां पे वो जमीन थोड़ा उखड़ा हुआ था, हाथ डाला, गड्ढा तो मिला लेकिन पैसे नहीं। पर उसने कहा कि कमेटी ने कहा यहाँ तो पैसे हैं नहीं। उसने कहा लेकिन मैंने यही छुपाए। तो उसने बोला कितने पैसे थे? उसने कहा मैंने सारी जमा पूंजी करके 150 रुपए छुपाए थे, 150 रुपए। बट उन्होंने कहा यहाँ पैसे नहीं। केदारनाथ चौबे थोड़ी देर बाद बताते हैं कि लुगदी की मौत के बाद वो पैसे मैंने निकाले कंफर्म्ड है। और 150 ही रुपए थे। अब फिर इन लोगों के चौंकने की बारी आती है। इसके बाद सारी चीजें हो गई। कमेटी की टीम उसको वापस ले आती है और वापस लाने के बाद कहती है कि इसने जो कुछ कहा वो सब सच था। दोबारा एक बार और एक कमेटी के लोग फिर से इसको लेकर जाते हैं और इस बार शांति देवी के अपने माँ बाप के घर ले जाते हैं। वो घर पहुंचती है, सामने उसकी मौसी बैठी हुई थी। पहली बार वो थोड़ी गलती करती है, मौसी को अपनी माँ बताती है, लेकिन जैसे ही गले लगती है फिर हट जाती है। कहती नहीं सॉरी, गलती हो गई, मतलब सॉरी तो नहीं। उसने बोला कि ये मेरी मासी है, मम्मी नहीं है, माँ नहीं है। माँ दूसरे कमरे में थी। माँ के पास जाती है, माँ को पहचान लेती है, पिता को पहचान लेती है, पूरे घर को पहचान लेती है। जितनी बातें उसे उस वक्त की याद थी वो सब बताती है। माँ बाप भी मानते हैं। फिर शांति देवी और अपने माँ बाप के मिलके बहुत गले मिलके रोती है और माँ बाप भी रोते हैं क्योंकि उसने जो जो बातें बताई वो सिर्फ उन्हें मालूम थी। ये भी पूरा हो गया। इसके बाद फिर बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे लोग शांति देवी के पास पहुंचते हैं। अच्छा, वो सबसे बात करती है। यहाँ तक कि यान स्टीवेंसन ने, एक कनाडा के बहुत बड़े शोधकर्ता पुनर्जन्म पर, वो आते हैं इंडिया और वो उसका इंटरव्यू करते हैं, पहले ऑडियो भी फिर वीडियो भी। पर कुल मिलाकर सारी चीजें होने के बावजूद केदारनाथ चौबे की दूसरी पत्नी लुगदी, जिसका पुनर्जन्म शांति देवी, जिसने बताया मेरे पति, मेरा बेटा, और बेटे की उम्र उससे 1 साल बड़ी, बिल्कुल ससुराल दोबारा नहीं जा पाई क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें थी, कानून सही, थी, मैं यही मान्यताएं सोच रहा थी और भी उम्र भी थी। तो वो दिल्ली में ही रही। बट पूरी दुनिया ने और हिंदुस्तान ने ये माना कि असल में शांति देवी ही लुगदी है, सच है वो fact केदारनाथ चौबे की दूसरी पत्नी, और वो जो कुछ कह रही है वो सच कह रही है। तो वो दिल्ली में ही रही और 27 दिसंबर 1987, 27 दिसंबर 1987 को जब शांति देवी की उम्र 61 साल थी, उनकी मौत हो गई दिल्ली में। पहली बार 23 साल की उम्र में मौत हुई, दूसरी बार 61 साल की उम्र में मौत हुई। लेकिन दूसरे जन्म की कहानी में खास बात यह रही कि 61 साल शांति देवी जिंदा रही, शादी नहीं की होगी, शादी नहीं लेकिन की इन होगी, 61 सालों में शांति देवी ने अपने दूसरे जन्म में शादी नहीं की। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, 4 साल की उम्र से ही उसने अपने पति और पति के नाम का रट्टा लगाया हुआ सब था कुछ। कि एक मेरे पति है, एक मेरा बेटा है। यही वजह थी कि बेशक शांति दुनिया देवी माने ना ने माने, शादी नहीं की उन्होंने तो मान लिया। और 61 साल की उम्र में शांति देवी की मौत हो गई। पुनर्जन्म की कोई भी कहानी सच्चाई के इतने करीब शायद इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं होगी। तो ये थी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना अनबिलीवेबल, टोटली शॉकिंग। मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग रहा। मतलब कि हम सिर्फ ये समझते थे कि हिंदू धर्म में इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मूवीज़ में तो बहुत देखा। टोटल कितने 7 जन्म होते हैं ना? 7 जन्म भी कहते हैं, दूसरा जन्म भी कहते हैं।
लेकिन ये 7 जन्म का कॉन्सेप्ट है। जन्म का कॉन्सेप्ट मैंने सुना है। लेकिन ये कि ये सिर्फ हम भी समझते हैं या हिंदू धर्म के लोग भी समझते हैं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन ये कि इसके कोई सबूत या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं। बहुत सारी मूवीज़ भी देखी है मैंने, वो तो मानते हैं इस बात को। हाँ बिल्कुल, लेकिन इतना बड़ा सबूत, इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान ने जिसे देखा, शायद मतलब एक एग्जाम्पल सेट करी गई थी ये बताने के लिए कि जिनके दिल में कोई शक व शुबा है इस चीज़ को लेकर, पुनर्जन्म को लेकर, तो वो बिल्कुल मतलब समझ में आ जाए कि ये हकीकत है। अच्छा, ये कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है या मन घड़त नहीं है। अच्छा, इतना मतलब वेरीफाइड किया, इतना चीज़ों को कंफर्म किया। अच्छा, मैं पता है कहाँ पे ज़्यादा शॉकिंग हो गई, वो जो हस्बैंड और वाइफ वाले जो रिलेशनशिप होते हैं, जो उनकी एक आपस की बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी भी बातें होती हैं जो हस्बैंड वाइफ के बीच में ही होती हैं। बिल्कुल ठीक है, कुछ भी पर्सनली कोई भी बात हो, लेकिन ये था कि ये अलग सिटी था, ये अलग जगह थी, तो सारी ही बातें एक अपनी जगह थी। रास्ता सबसे ज़्यादा शॉकिंग रास्ता था कि उन्होंने बिल्कुल गाइड किया, ताकि वाले को बताया, और घर का एक खुलिया बताना कि ऐसे कुआं है, ऐसे मतलब मेरा बेडरूम है, वहाँ पे मैंने पैसे छुपाए थे, और सही मतलब इतनी डिटेल में कोई किसी को, चलिए ठीक है, अगर फॉर सपोज मैं भी किसी को बताऊं अपने बारे में, तो मैं किस हद तक बताऊं? किस हद तक बताऊंगी? इतना तो नहीं बताऊंगी, इतनी डिटेल तो नहीं दूंगी और किसी को। अदर सिटी यार, अदर सिटी, छोटी वहाँ की लैंग्वेज बोलती थी, मथुरा की ही लैंग्वेज बोलती थी। मतलब है कि अच्छा, एक अगर ये कहानी होती और किसी एक शख्स को पता होती तो समझ में आता कि किसी की मन घड़त है, लेकिन ये एक ऐसी स्टोरी थी, एक ऐसा सबूत था, ऐसी जिंदा जीती जागती स्टोरी थी जिसे बहुत सारे लोगों ने प्रूफ किया। अच्छा, कंफर्मेशन तो उसी वक्त हो गई थी, लेकिन 61 साल की उम्र तक शादी नहीं करना कमाल। मतलब ये बहुत, मतलब मैं ये कहूँगी कि वाकई जैसे कि आप कह रहे थे कि वो दिल से मानती थी कि मेरा शौहर है, मेरा बेटा है, मैं शादी अब कैसे कर सकती हूँ, मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, बेशक दुनिया ना माने। ना माने। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि एक शख्स इस तरह अगर हो जाता है तो उसकी तो उस वक्त जगह ही नहीं है। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि पहले जब मतलब केदारनाथ चौबे ने जब उनसे शादी करी थी, तो वो उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी, 10 के 12 साल की थी। बिल्कुल। तो मैं ये सोची थी शायद इस बार भी ऐसा होगा कि वो ले जाएंगे। सही, ठीक है, मुझे ऐसा थोड़ा लग रहा था, क्योंकि 9-10 साल की वो अभी भी थी, लेकिन अब एज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो चुका होगा। और दूसरी चीज़ ये कि अब शादीशुदा थे, तीसरी शादी कर चुके थे। तो कह तो नहीं आपने मुझसे प्रॉमिस तोड़ा, कमाल है। याद रखिएगा, प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए। कमाल है यार। आपसे बात सामने आगे पूछेंगे, मतलब कितनी, मतलब वो भी शॉकिंग हो गए होंगे कि यार वाकई ये तो मेरे और उनके बीच की बात थी कि मैंने प्रॉमिस तोड़ा या उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था। वो याद दिला रही है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आपने प्रॉमिस तोड़ा। मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल, यानी कि अगर किसी को बताई जाए तो मैं कहता हूँ लोग यकीन ही ना करें। अच्छा, एक चीज़, दूसरी भी चीज़ होती है, जिन, भूत, साया, भूत, प्रेत, ये भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो टोटल एक ही चीज़ पे फोकस था। ना तो उससे कोई दौरे पड़ते थे, ना तो वो कोई मेंटली तौर पे अपसेट थी, ना उनके ऊपर कोई साया था। वो तो अपने आप को सिर्फ एक ही चीज़ बता रही थी कि मैं उनकी बीवी हूँ, और उन सारी चीज़ों के प्रूफ दे रही थी, उन सारी चीज़ों के बारे में बता रही थी। यानी कि एक होता है ना कि यार दूसरा साइकेट्रिस्ट वाला मामला भी हो सकता है, लेकिन वहाँ तो सारे प्रूफ थे यार। मतलब कोई और सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक शख्स, मैं कहता हूँ इस चीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि इस कहानी से हट के कोई और बंदा बात करेगा। सेब हो या साया हो या चुड़ैल हो, XYZ कोई भी बात हो, या उनकी रूह हो, आप ये कहना चाह रहे हैं कि लुगदी की हो सकता है, रूह हो या आत्मा हो? नहीं, मतलब प्रूफ इतने दिए उन्होंने। नहीं, एक सेकंड, तो ऐसा है ना कि वो कुछ ना कुछ नॉर्मल से हटकर हरकतें करती। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बोलने की हद तक थी, वो डिटेल्स दे रही थी, वो इन्फॉर्मेशन दे रही थी, वो कोई मतलब एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग हरकतें करता है, वो उससे हटकर कोई हरकतें नहीं करी। जैसे उन्होंने फूड बता दिया, उन्होंने अपनी डिटेल्स दे दी, उन्होंने फ्लावर पॉट के बारे में बताया कि उसके नीचे मैंने पैसे छुपाए थे। तो ये बस कह रही थी, मुंह से बता रही थी, उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। बिल्कुल, और सारी चीज़ें जैसे हम ये कहेंगे कोई आत्मा, कोई रूह हो, प्रैक्टिकली गई, हर जगह देखा। मतलब मैं कहूँगा कि एक वाकई ही अनबिलीवेबल, इंसानी अकल को दंग करके कर देने वाला, बिल्कुल हैरान कर देने वाला कि वो अपनी सोचे दौड़ाए भी। क्योंकि यकीन करें, मैं अभी बहुत सोच रही हूँ इस बारे में कि क्या हुआ होगा, लेकिन वाकई में पुनर्जन्म पे आके ही अटक जा रही हूँ कि वाकई ऐसा है, शायद होता है। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगता है कि कभी कभार आप कोई ऐसा काम कर रही हो तो आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद मैंने कभी किया है, कभी ज़िंदगी में किया है? पहली दफ़ा आप एक काम कर रही हो, कभी कभार ऐसा लगता है कि यार ये शायद मैंने कभी पहले भी किया ये काम? नहीं, ऐसा मुझे कई लोग ऐसे हैं दुनिया में, काफ़ी अच्छे खासी तादाद है, वो कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो उन्हें हल्का सा ऐसा फील होता है कि शायद ये चीज़ अभी मैंने कभी ना कभी ज़िंदगी में की है, जबकि वो काम अभी ज़िंदगी में पहली दफ़ा कर रहे होते हैं। मैं आपको एक बहुत पर्सनल बात बताऊँ, मुझे ख्वाब में लगता है ऐसा
सही। मैं ख्वाब में देखती हूँ कि बहुत बड़े बड़े किले बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, वो जो पुराने ज़माने के किले नहीं होते वो मुझे दिखाई देते हैं और मैं उसके अंदर हूँ। मैंने काफ़ी हेवी ड्रेसेस पहनी हुई हैं और मैं वहाँ जा रही हूँ, घूम रही हूँ वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं रियल में आती हूँ तो मैंने तो ऐसे किले रियल में कभी देखे ही नहीं, तो मुझे तब थोड़ा लगता है कि शायद वो मैं पहले देख चुकी हूँ। अच्छा। मेरे माइंड में कहीं फीड है कि मैंने किले देखे हैं, मैं वहाँ रही हूँ, ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा। कहीं की रानी तो नहीं थी आप? पता नहीं, लेकिन अक्सरियत से ये होता है। पता है आपको वो दिवाली वाली वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे थे कि आप किसी सल्तनत की रानी लग रही हैं, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। थैंक यू सो मच। आपके लिए तो चलो हम तो लड़के हैं, हमारा तो चलो गुजारा हो जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इतने माशाल्लाह कमेंट्स आए और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी। प्रॉपर वीडियो में इस चीज़ का जिक्र करना ज़रूरी था, सिर्फ कमेंट्स के ज़रिए जवाब देना मेरे ख्याल में नाकाफ़ी है। मैं सब दोस्तों को, सब भाइयों को, सबको बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कहूँगा कि जो दिवाली वाली वीडियो पे आप लोगों ने प्यार दिखाया, जो अच्छा तकरीबन ही टोटली सब ने ही पॉजिटिव और बहुत अच्छे कमेंट्स किए। बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, यानी कि आपका इतना प्यार, इतना केयर, इतना ज़्यादा हमें मतलब आप गाइड भी करते हो, मनाते भी हो, प्यार भी करते हो, तो मतलब इस चीज़ के लिए तो हम जितना थैंकफुल रहना आपका मतलब कम है। 50% कमेंट्स क्या थे? आप लोगों ने नेक्स्ट दिवाली हमारे साथ इंडिया में करनी है। वाओ, ये 100% डन है भाई, डन है मेरी साइड से। 50% लोगों ने यकीन किया। बिल्कुल। अच्छा, मेरा दिल भी यही कर रहा था एग्जैक्टली कि हम सारे हों, हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ हों और हम दिवाली सेलिब्रेट करें। और ख़ास तौर पे मुंबई से तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि आप मुंबई आएँ, हमारे साथ दिवाली करें। तकरीबन सब लोगों ने ऑफ़र किए, सब लोगों ने दावत दी। तो ऐसी थोड़ी मुझे ख्वाबों में किले दिख रहे हैं, किले दिख रहे हैं। ये मुझे लग रहा है लाल किले दिख रहे हैं मुझे। खैर दोस्तों, और बहुत ही ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त मतलब है कि ना मानने वाला भी 100% मानने का। आज इस वीडियो के बाद अगर जा रही हूँ तो मेरे ये लास्ट वर्ड ये हैं कि मेरा इस बात पे बिलीव हो चुका है कि पुनर्जन्म होता है, वरना तो इतना कुछ नहीं। अच्छा, मैं आज इत्तेफाक हो गया ये वीडियो देखने का। मैं पहले भी बहुत बार मतलब जब मैंने देखा था ना 7 जन्म होते हैं, सुना था, या बड़े बूढ़ों से भी सुनते हैं कि भाई ऐसा होता है, तो मैं हैरान होती थी और मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि यार पता नहीं होता है कि नहीं होता है, कहीं सुनी बातें, मनगढ़ंत तो नहीं है। इतना बड़ा प्रूफ हमारे सामने, लेकिन आज मुझे बिलीव हो गया इस चीज़ पे। बहुत ही ज़बरदस्त, इंफॉर्मेटिव और बहुत ही मैं कहता हूँ शॉकिंग सीरियसली। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।